हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलेक्शन मेट। और मैं हूँ प्राची और आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल पर सिलेक्शन मेट। और गाइस, आज का जो वीडियो होगा हमारे सुपर टेट के नेक्स्ट वीडियो को लेकर होगा, जिसमें हमारा लेक्चर नंबर होगा 16, यानी कि 15 लेक्चर्स अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। चैनल पर सभी वीडियोस अवेलेबल हैं, हम जाकर विजिट कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रीजनिंग को और आईटी को, यानी कि कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और कुछ रीजनिंग के बहुत अच्छे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं, सभी सब्जेक्ट्स हम सुपर टेट के यहाँ पर कवर कर रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल पर विजिट नहीं किया है तो आप विजिट कर लें और वीडियोस को ज़रूर देख लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, सभी वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन जिससे मिल जाए। सो गाइस, रीजनिंग और आईटी का आज हमारा होगा पार्ट थर्ड, यानी कि रीजनिंग और आईटी की इससे पहले हम 2 पार्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अब हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रीजनिंग से है और फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक खास कोड में रेल को 5796 लिखा जाता है और टेप को 3748 लिखा जाता है, तो उस कोड में पेयर को हम कैसे लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, ये होता है कोडिंग का क्वेश्चन। यहाँ पर कोडिंग करनी आपको होती है, लेकिन कैसे, दिए हुए क्वेश्चन को डिकोड करके। यानी कि रील को अगर ये लिखा गया है तो हमें इसे समझना है कैसे लिखा गया है, फिर आप इसको क्या करते हैं, कोड करते हैं जो आपसे पूछा गया है उसको। तो सबसे पहले जो आपको गिवन होता है, आप उसका क्या कीजिए, आप उसको लिख लीजिए। तो रेल का कोड आपको दिया हुआ है 5796, तो आपने वो लिख लिया। इसके बाद आपको टेप का दिया हुआ है, तो इधर आपने किसका लिख लिया, टेप का लिख लिया, 3, 7, 4 और 8। अब आपसे पूछा है पेयर के लिए, ठीक है, PAIR, इसका आपसे कोड पूछा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, आप चेक करेंगे कि पेयर में जो लेटर्स हैं, क्या वो ऊपर वालों में लेटर्स हैं। क्या P ऊपर है, तो हमने देखा हाँ P है। क्या A ऊपर है, हाँ A है, और A यहाँ पर भी 7 है और यहाँ पर भी 7 है। I है, बिल्कुल है, और R है, जी हाँ R भी है। यानी कि जिसका हमने कोड निकालना है वो सारे लेटर्स जो कोड हमें गिवन है उनमें वो लेटर्स हैं, तो आपने सीधे सीधे उन्हीं लेटर्स की जो कोडिंग की गई है वही उठाकर यहाँ पर रख देना है। जैसे कि P का यहाँ पर क्या है, 4 है, तो यहाँ पर आप 4 लिख दीजिए। A का कोड है 7, 7 लिख दीजिए। I का है 9, 9 लिख दीजिए, और R का कोड कितना है, 5। यानी कि 4795 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर पेयर का जो कोड हो जाएगा 4795 हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा कि हमने कैसे किया है। यहाँ पर हमने PAIR को देखा कि ऊपर जो कोड्स गिवन है उनमें ये है लेटर्स, तो हमने देखा हाँ ये चारों लेटर्स हैं, तो हमने इन्हीं लेटर्स को जिनमें कोड किया गया है वही यहाँ पर उठाकर पुट कर दिया है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार के समान हैं, इसलिए उनका एक समूह यानी कि एक ग्रुप बनता है। वो कौन सा है जिसमें से वो इस ग्रुप में नहीं आता। यानी आपके पास जो 4 ऑप्शन है, इनमें से 3 क्या होंगे, किसी एक ग्रुप में रखे जा सकते होंगे, जबकि जो एक होगा वो इस ग्रुप से क्या होगा, बाहर होगा, आउट ऑफ द ग्रुप होगा। तो वो आपको यहाँ पर निकालना है। जैसे आपके पास है गुलाब, कमल, चमेली और गेंदा। इनमें चारों में एक सिमिलैरिटी तो हमें दिख रही है, सब क्या है, फ्लावर्स हैं, यानी कि फूलों के नाम है। लेकिन और थोड़ा डीप में हमें जाकर देखना है कि इन चारों में क्या डिफरेंस हो सकता है। तो पहले आप अपना आंसर मार्क कीजिए अपने माइंड में, फिर हम इसका राइट आंसर चेक करेंगे कि क्या होगा। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कमल। अब आपको कमल को टिक करते माइंड में आपके यहाँ पर कुछ बात आई होगी, वो ये कि कमल इनमें से ऐसा है जो कि पानी में खिलता है, बाकी सब बाहर पानी के खिलते हैं। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। कमल कहाँ पर खिलता है, पानी में, जबकि और जो ये फूल है ये बाहर नॉर्मली जैसे और फूल खिलते हैं वैसे ही खिलते हैं। तो यहाँ पर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। विषम का मतलब होता है ऑड और ऑड का मतलब होता है अलग, यानी कि इन चारों में कोई एक अलग है और तीन क्या है, एक जैसे हैं। तीन को हम किसी एक ग्रुप में रख सकते हैं, जबकि एक क्या होगा, इस ग्रुप से डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, भूगोल है, ज्योग्राफी, जीव विज्ञान है, बायोलॉजी, रसायन विज्ञान है, केमिस्ट्री और भौतिकी यानी कि फिजिक्स। तो यहाँ पर आपको अपने ऑप्शन यहाँ पर चूज करने हैं, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। इनमें से कौन सा डिफरेंट है, तो ये शायद आपके लिए इजी यहाँ पर आंसर हो चुका है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भूगोल। क्योंकि हमें पता है कि ये तीनों साइंस की डिवीजन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो साइंस की डिवीजन है, जबकि ज्योग्राफी एक अलग पोर्शन में आता है। तो यहाँ पर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि देखिए यहाँ पर आपके पास ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। मैंने लास्ट वीडियो में ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर किए हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हम इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन कहता है एक्स और वाई दोनों बच्चे हैं, ठीक है। यदि जेड एक्स का पिता है परंतु वाई जेड का पुत्र नहीं है, तो वाई और जेड में क्या संबंध है। यानी कि हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है और फिर हमसे एक रिलेशन पूछा है, हमें वो बताना है। वो हम तभी बता पाएंगे जब हमें जो रिलेशन दिए हुए हैं उनको हम एक चार्ट में कन्वर्ट कर लें। तो चलिए सबसे पहले जो जो बोलता जा रहा है वही वही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम करेंगे। इसने बोला एक्स और वाई दोनों बच्चे हैं, यदि जेड एक्स का पिता है। तो अब यहाँ से बच्चे तो हम नहीं बना पा रहे, लेकिन हाँ जेड एक्स का पिता हम जरूर बना सकते हैं। जेड पिता है किसका, एक्स का। ये मैंने वीडियो में लास्ट वीडियो में क्लियरली समझाया है कि कैसे हम फॉर्म करते हैं। मैं एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ। अगर मेल मेंबर है तो उसको हम प्लस से डिनोट करते हैं, फीमेल मेंबर को हम माइनस से डिनोट करते हैं। सेम जनरेशन को हम इस तरह रखते हैं, जैसे मान लीजिए दो भाई हैं, ठीक है। तो भाई है यानी कि मेल है, तो ये भी मेल है, ये भी मेल है। मान लीजिए ए और बी हैं, दोनों भाई हैं, और अगर उनकी सेम जनरेशन है तो उसको हम बड़े डैश से डिनोट करते हैं। अगर हमसे पहली जनरेशन है तो उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे। मान लीजिए बी की पहली जनरेशन में ए है, यानी कि ए बी का पापा है, तो हम इससे डिनोट करेंगे। और बी से बाद की जनरेशन को हम बी के नीचे से डिनोट करेंगे। मान लीजिए बी का कोई बच्चा है एस, तो उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे। अभी आपको क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन से भी। तो देखो पहले यहाँ पर इसने क्या बोला है, पहले हम उसको देख लेते हैं। इसने बोला है कि जेड एक्स का पिता है, तो जेड पिता है यानी कि मेल है, इसे हमने प्लस लगाया है, और पिता है तो ऊपर की जनरेशन में आएगा और ये हो जाएगा एक्स। फिर इसने बोला एक्स और वाई दोनों बच्चे हैं, यानी कि एक्स और वाई सेम जनरेशन में आएंगे। उसका जेंडर हमें नहीं पता, क्योंकि एक्स और वाई को सिर्फ बच्चे बोला है, मेल भी हो सकता है फीमेल भी, लेकिन दोनों बच्चे हैं तो ये सेम जनरेशन में आएंगे, इसे हमने बड़ा डैश यहाँ पर लगाया है। फिर ये कहता है परंतु y z का पुत्र नहीं है, y z का पुत्र नहीं है। अब y है तो z का बच्चा, लेकिन पुत्र नहीं है, तो क्या हो जाएगा, पुत्री हो जाएगा। समझ रहे हो, क्योंकि x और y दोनों बच्चे हैं तो ये सेम जनरेशन में यानी कि भाई बहन है। z x का पिता है, अब z x का पिता है और ये भाई बहन है, तो z y का भी पिता होगा। तो ये ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। लेकिन इसने बोला है y पुत्र नहीं है, तो y पुत्र नहीं है तो y क्या होगा, पुत्री होगा। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि y और z में क्या संबंध है। देखिए x का जेंडर हमें अभी भी नहीं पता चला, ठीक है। यहाँ पर x का जेंडर हमें अभी भी नहीं पता चला है, क्योंकि y x y दोनों बच्चे हैं, ठीक है बच्चे हैं तो सेम जनरेशन में आ जाएंगे। z x का पिता है तो z को हमने x का पिता बता दिया। अब जब x का पिता है और x का भाई बहन y है तो ऑटोमेटिकली y के भी पिता z हो जाएंगे। लेकिन y पुत्र नहीं है, तो y पुत्र नहीं है तो y क्या हो जाएगा, पुत्री। यानी कि हमें z का जेंडर भी पता है और y का भी पता है, लेकिन x का हमें नहीं पता है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है y और z में क्या संबंध है, तो y और z में क्या संबंध है, y पुत्री है z की, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्योंकि z का बच्चा x और x की बहन y, तो y पुत्री हो जाएगी z की। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, पुत्री और पिता का संबंध है इनमें। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। अगर क्लियर नहीं है तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से ब्लड रिलेशन को डिटेल में शुरू से बताया है, आप प्लीज एक बार वहां पर
देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और आप अगर खुद से भी एक बार इसको बना लेंगे तो आपको डेफिनेटली क्वेश्चन क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, फिर से ब्लड रिलेशन को और अच्छे से इलेबोरेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगेन फिर ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। कहता है एक आदमी ने एक महिला से कहा, एक मेल मेंबर किससे कह रहा है, महिला से, यानी कि फीमेल से कह रहा है। क्या कह रहा है, आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है। तो किस प्रकार संबंधित है ये लाइन तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले जो हमें रिलेशन दिए हुए हैं हम उनको ड्रॉ कर लेना चाहिए, ठीक है। तो देखिए कहता है एक आदमी महिला से कि आपके भाई, यानी कि किसके भाई, महिला के। आदमी ने किससे कहा, महिला से, कि आपके भाई यानी कि उस महिला के भाई। तो मान लेते हैं ये कोई महिला है, ठीक है, इसको आप मान लीजिए एम ही ले लीजिए, महिला से एम, ये कोई वो महिला है जिससे वो आदमी कह रहा है। तो आदमी ने क्या कहा उस महिला से कि आपके भाई, यानी ये तो महिला हो गई, अब इसका भाई बना दो, इसका हो जाएगा बी से भाई, ठीक है। आपके भाई का एकमात्र पुत्र, अब भाई का पुत्र लेना है तो सन ले लेते हैं, ठीक है, और सन है तो यानी कि मेल है, मेरी पत्नी का भाई है। अब ये आपके भाई का जो पुत्र है मेरी पत्नी का भाई है, यानी कि ये किसका भाई है, ये किसी की पत्नी का, यानी फीमेल का क्या है, ये भाई है। अब किसकी पत्नी होगी, ये पत्नी होगी उस पुरुष की जो उस महिला से ये बात, इससे तो बात कही जा रही है, और कौन कह रहा है, जिसकी ये पत्नी है, यानी कि इसका जो हस्बैंड है वो इससे ये बात कह रहा है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, फिर से समझिए। एक आदमी ने महिला से कहा, और वो महिला कौन सी है, एम, हमने वो महिला मान ली। उस महिला से आदमी ने कहा कि आपके भाई, तो ये तो महिला हो गई, महिला का भाई हमने ले लिया, सेम जनरेशन तो डैश, और बी हो जाएगा महिला का भाई, और भाई है यानी मेल है तो प्लस लगा दिया। आपके भाई का एकमात्र पुत्र, तो भाई हो गया बी, बी का पुत्र नीचे की जनरेशन में आएगा, पुत्र हमने मान लिया एस, और पुत्र मेल है यानी कि हमने प्लस लगा दिया, ठीक है। तो आपके भाई का एकमात्र पुत्र जो है वो मेरी पत्नी का भाई है, मेरी किसने कहा, इस आदमी ने कहा, ठीक है। तो ये क्या है, ये भाई है, ठीक है। तो ये किसका भाई है, किसी की पत्नी का भाई है, यानी कि कोई फीमेल है उसका भाई है ये, और इसने कहा ये फीमेल कौन है, मेरी पत्नी है। ये वो आदमी है जो इस महिला से ये बात कह रहा है। अब समझिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, वह महिला यानी कि ये जो है उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है, वो आदमी है ये, और इसकी पत्नी कौन है, एफ, यानी कि आपको बताना है ये जो महिला है एम, ये एफ से कैसे संबंधित है। अब इनका रिलेशन ढूंढते हैं। एफ का भाई एस, और भाई का पिता हो गया बी, यानी कि भाई का पिता एफ का भी पिता होगा, है ना। एस का पिता बी है और एस की बहन है, तो यहाँ पर एम का जो रिलेशन एफ से होगा वो क्या होगा, एफ के फादर है बी और बी की बहन है एफ, फादर की सिस्टर कौन होती है, बुआ होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, चेक कर लेते हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। तो एक बार फिर से आप इसको खुद से ड्रॉ करेंगे तो आपको अच्छे से ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में, ऑर्डर और रैंकिंग चैप्टर का ये क्वेश्चन है, ऑर्डर एंड रैंकिंग। यहाँ पर आपको ऑर्डर दिया होता है या रैंकिंग दी होती है, ठीक है, समझते हैं इसको। तो सुनीता जो है लड़कियों की एक रो है, यानी कि एक पंक्ति है, उसमें दोनों छोरों से 11वें स्थान पर है, तो उसमें कितनी लड़कियां हैं ये आपको बताना है। तो सुनीता की बात हो रही है, देखिए ये जो छोर होता है ये होता है लेफ्ट, और ये वाला छोर होता है राइट, ठीक है। तो इस वाले को हम क्या कंसीडर करते हैं, राइट, और इसको लेफ्ट कंसीडर करते हैं। दोनों छोरों से 11वें पर है सुनीता, यानी कि यहाँ से कुछ लोग आएंगे और यहाँ पर 11वें नंबर पर 11th फ्रॉम लेफ्ट है सुनीता, और 11th ही फ्रॉम राइट है। 11th ही क्या है, वो राइट है, 11th ही राइट से है, कौन, सुनीता, ठीक है। यानी कि सुनीता की लेफ्ट से पोजीशन हमें क्या दी हुई है, 11, और सुनीता की राइट से भी पोजीशन क्या है, 11 है। और आपसे पूछा है कि पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, यानी कि लड़कियों की ही रो है, यानी कि टोटल इसमें कौन होंगी, गर्ल्स ही होंगी। तो टोटल गर्ल्स हमसे यहाँ पर पूछी है कि कितनी होंगी।
तो टोटल जब भी आप निकालते हो तो टोटल आपने कैसे निकालना है, लेफ्ट सेम पर्सन की लेफ्ट कंडीशन प्लस सेम पर्सन उसी पर्सन की राइट कंडीशन -1। तो लेफ्ट से कंडीशन 11, राइट से भी कितनी है 11 -1, तो ये कितना आ जाएगा 21। यानी कि इसमें जो टोटल गर्ल्स हैं वो कितनी है, यहाँ पर 11 है। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 21 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है कि किस तरह से हम इसको लेते हैं। चलिए एक बार और इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, लड़कियों की एक पंक्ति है तो आपने एक रो ड्रॉ कर ली। ठीक है, सुनीता दोनों छोरों से कह रहा है, दो छोर कौन कौन से होते हैं, एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है। तो लेफ्ट से और राइट दोनों से वो 11th पर है, और ये चेंज भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है लेफ्ट से वो 11th हो और राइट से वो 12th हो, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर दोनों से वो 11 है, यानी कि लेफ्ट से हमने ले लिया 11। ठीक है, लेफ्ट से भी 11 है वो, और राइट से भी कितनी है 11 है। ये लेफ्ट की हो गई, ये राइट की हो गई। और हमें उस बंदे की लेफ्ट राइट पोजीशन दोनों अगर पता है तो हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकाल सकते हैं। कैसे, टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट पोजीशन प्लस राइट पोजीशन -1। तो यहाँ पर 11 है दोनों साइड से, तो 11 + 11 -1, तो ये आ जाएगा 21। आई होप अब आपका कोई डाउट होगा अगर, तो वो भी क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है, श्वेता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है, तो सबसे बड़ा कौन है, यहाँ पर आपसे पूछा है। सबसे बड़ा कौन है वो पूछा है। अब जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। सीमा का छोटा भाई सोहन, यानी कि सीमा बड़ी है सोहन से, क्योंकि सीमा का छोटा भाई है, इस तरह से लिख लेते हैं। सीमा का छोटा भाई सोहन, तो सीमा का छोटा भाई है ना सोहन, तो सोहन हमने बाद में लिखा, सीमा को पहले लिखा। ये साइन का मतलब तो आपको पता होगा, जिधर खुला होता है वो बड़ा होता है और बंद वाली साइड छोटी होती है। तो सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है, कौन, सोहन। सोहन किससे बड़ा है, सीता से बड़ा है। अब सोहन बड़ा है किससे, सीता से, तो हमने ये लिख लिया। अब आगे क्या कहता है, श्वेता दीप्ति से छोटी है। अब कोई श्वेता है वो दीप्ति से छोटी है, यानी कि दीप्ति से क्या है, बड़ी है, किंतु सीमा से बड़ी है। किंतु आता है हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए, तो यहाँ पर श्वेता दीप्ति में फर्स्ट पर्सन है श्वेता, यानी कि श्वेता सीमा से बड़ी है। श्वेता किससे बड़ी है, सीमा से बड़ी है। तो एक कंडीशन हमारी ये हो गई और एक कंडीशन ये हो गई। अब इनको कंबाइन कर देंगे तो सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन है, हम सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ आया। सीमा का छोटा भाई सोहन, तो छोटा भाई सोहन सीता से बड़ा है, यानी कि सोहन सीता से बड़ा है, तो यहाँ हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया। फिर उसने कहा श्वेता दीप्ति से छोटी है, तो श्वेता को छोटा कर दिया दीप्ति से, किंतु श्वेता सीमा से बड़ी है। किंतु आता है फर्स्ट पर्सन यानी श्वेता के लिए, श्वेता सीमा से बड़ी है, तो श्वेता को बड़ा कर दिया सीमा से। अब इन दोनों को कंबाइंड कैसे करेंगे, सीमा दोनों में कॉमन आ रही है, सीमा से देखो दीप्ति हो जाएगी, दीप्ति बड़ी श्वेता से है, श्वेता बड़ी सीमा से है। सीमा बड़ी, इस पे आ जाओ, सोहन से है, और सोहन बड़ा सीता से। अभी कंबाइंड हो चुके हैं पांचों। अब तो सबसे बड़ी दीप्ति, फिर श्वेता, फिर सीमा, फिर सोहन, देन सीता। सबसे बड़ा कौन है, दीप्ति है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये जो है सीक्वेंस समझ में अच्छे से आया होगा। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा दीप्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से 7वां है। देखिए ऊपर और नीचे वाले में भी आप लेफ्ट राइट यूज कर सकते हैं, ऊपर और नीचे वाले में भी आप लेफ्ट राइट यूज कर सकते हैं। तो सोहन का स्थान, ठीक है, सोहन का स्थान ऊपर से 7वां है, यानी कि लेफ्ट से 7 है, और नीचे से 26 है, यानी कि राइट से 26 है। ऊपर नीचे दे या दाएं बाएं दे, ठीक है, आप लेफ्ट राइट उसको मान सकते हैं। तो इसने कहा है ऊपर से 7वां यानी कि लेफ्ट से 7, और नीचे से 26 यानी कि राइट से 26। अब आप इसको इस पर ड्रॉ कर लीजिए। लेफ्ट से क्या हो जाएगा 7, और राइट से कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। अब यहाँ पर कुल कितने स्टूडेंट्स हैं वही आपको टोटल निकालना है। टोटल कैसे निकालते हैं, लेफ्ट प्लस राइट -1 से।
तो लेफ्ट से 7th है, राइट से 26 है, -1, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। 32 आपका आ जाएगा। टोटल स्टूडेंट्स इस रो में जो होंगे कितने होंगे 32 होंगे। देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। 32 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले किया था, ऊपर से कहे तो लेफ्ट से ले लीजिए और नीचे से कहे तो राइट से ले लीजिए, तो ये आपका यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं सुमा उमा से छोटी है। तो चलिए सुमा को लिख लेते हैं। सुमा छोटी है किससे, उमा से। फिर कहता है नेहा सुमा से लंबी है। सुमा से लंबी कौन है, नेहा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सारी चीजें लिख लेते हैं। सुमा उमा से छोटी है, सुमा उमा से छोटी हो गई। नेहा सुमा से लंबी है, नेहा सुमा से लंबी हो गई। सुधा उमा से लंबी है। अब ये जो उमा है ना, इससे लंबी कौन है, यहाँ पर इन्होंने बोल दिया है सुधा है, ठीक है। लेकिन किसके लिए आता है, फर्स्ट पर्सन के लिए। फर्स्ट पर्सन कौन है, सुधा। लेकिन सुधा हेमा से छोटी है। ये जो सुधा है ये हेमा से छोटी है, यानी कि हेमा सुधा से बड़ी है। फिर ये कहता है उमा नेहा से लंबी है। जो उमा है ये वाली, ये नेहा से लंबी है, तो उमा को यहाँ लिख लेते हैं नेहा से लंबी। तो सबसे लंबा कौन है, अब इन दोनों को हमें ज्वाइन करना है, ठीक है। तो कैसे ज्वाइन करेंगे, सबसे पहले हेमा, हेमा के बाद आ गई सुधा, सुधा के बाद कौन है, उमा, ठीक है। सुधा के बाद उमा है ना, और फिर उमा के बाद इस लाइन से शुरू हो रहा है उमा, नेहा और देन सुमा। तो यहाँ पर ये पांचों लाइंड अप हो चुके हैं। सबसे लंबा कौन है, तो हेमा है, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सबसे लंबी कौन हो जाएगी, हेमा हो जाएगी, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन सीक्वेंस भी आपको क्लियर हुआ होगा। फिर से एक बार देख लीजिए। सुमा उमा से छोटी है, सुमा छोटी है उमा से। नेहा सुमा से लंबी है, सुमा से लंबी और कौन है, नेहा। तो हमने यहाँ पर नेहा को लिख लिया। फिर नेक्स्ट में कहता है सुधा उमा से लंबी है। उमा से लंबी कौन है, सुधा। लेकिन सुधा हेमा से छोटी है, सुधा हेमा से छोटी है, तो हेमा को यहाँ पर लिख लिया। उमा नेहा से लंबी है, नेहा से लंबी कौन है, उमा है। बस अब इनको ज्वाइन कर देंगे आपस में, जो भी कॉमन है यहाँ पर उमा कॉमन है दोनों में। तो पहले हेमा, सबसे लंबी हेमा, फिर सुधा, फिर उमा, और उमा के बाद कौन है, ये दो है, ठीक है। उमा के बाद कौन है, उमा के बाद फिर नेहा आ जाएगी और फिर सुमा आ जाएगी। सबसे लंबा कौन हो जाएगा, हेमा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 5 नदियां दी हुई हैं आपको, ए, बी, सी, डी और ई। अब इनमें भी छोटा बड़ा आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या मानते हैं कि 5 सबसे बड़ी है, फिर 4, फिर 3rd, फिर 2 और फिर 1। अब इसको सीक्वेंस में अगर यहाँ पर रख सकते हैं तो यहाँ पर रख लेंगे, वरना इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग रखेंगे। ए बी से छोटी है, तो सबसे पहली कंडीशन लिख लेते हैं। ए छोटी है ना बी से, तो ए को छोटा रख लिया बी से। मगर मगर किसके लिए आता है, ए के लिए। मगर या लेकिन फर्स्ट पर्सन के लिए। तो ए जो है ई से लंबा है। दूसरे में इसने कह दिया ए किससे लंबा है, ई से लंबा है। फिर थर्ड क्या कहता है, सी सबसे लंबा है। तो सी को आप फिफ्थ पे रख दो ना डायरेक्ट, सबसे लंबा सी सबसे लंबा है, तो सी को डायरेक्ट फिफ्थ पर हमने रख दिया। फिर कहता है डी बी से बहुत छोटी है, यानी कि डी कहीं ना कहीं बी से क्या है, छोटी है, और ए से कुछ लंबी है। डी और किसके लिए आया है, फर्स्ट पर्सन के लिए आया है। फर्स्ट पर्सन कौन है, डी। तो डी ए से कुछ लंबी है, यानी कि डी लंबी है ए से। तो सबसे छोटी कौन सी है, सबसे छोटा यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। अब आप कैसे इसमें करेंगे, देखिए इनको आपस में कंबाइन करना है हमें। अब यहाँ पर हमें ए दिख रहा है और यहाँ पर भी ए दिख रहा है, तो हम एक चीज क्या कर सकते हैं कि ए बड़ा है ई से। 4 ही तो हमने रखने थे, 4 ही तो रखने थे। सी तो फिक्स्ड है क्योंकि सी को बोला है सबसे लंबा है। बाकी बी, फिर डी, फिर ए और फिर ई, इन दोनों को ज्वाइन करके हमने, ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन करके हमने ये बना दिया। सिंपल हो गया हमारे लिए। तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा, और सबसे बड़ा सी हो जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। बस जो जो आपको गिवन है उसको आप पॉइंट्स में लिख लीजिए, फिर उनको कंबाइन कर लीजिए, तो आपको पूरा सीक्वेंस आराम से मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हम बात देखें, यहाँ पर हमने 10 क्वेश्चंस की बात की जो कि रीजनिंग के थे। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस की। और आपको कोई भी डाउट है हमने जिन क्वेश्चंस को डिस्कस किया है तो आप बिल्कुल कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में उसका और डिटेल सोल्यूशन बिल्कुल ज़रूर प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कर दें अभी, ठीक है। चलिए अब कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जो भी डिफरेंट एग्जाम्स में कंप्यूटर के रिपीटेडली क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। यानी कि इन क्वेश्चंस की एग्जाम में आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, संभावना होती है, वो सबसे ज़्यादा होती है। तो बिल्कुल भी आप इनको सीरियसली लें, मजाक में ना लें। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है कंप्यूटर का। 1 GB इज इक्वल्स टू, आपको पता होगा, आपने जीबी का नाम सुना होगा। आपको जो डेटा मिलता है फोन में वो जीबी की फॉर्म में मिलता है, यानी कि 1 GB पर डे हो सकता है, या 1.5 GB पर डे, या 2 GB पर डे के हिसाब से होता है। तो जीबी की फुल फॉर्म होती है गीगाबाइट, ठीक है, जीबी की फुल फॉर्म होती है गीगाबाइट। तो आपसे पूछा है कि 1 GB यानी कि 1 GB किसके बराबर होता है। 4 ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। अगर आपको ये डिजिट्स भी नहीं पता है और आपको पता है कि गीगाबाइट से छोटी कौन सी यूनिट है, तो भी आप बता सकते हो, क्योंकि चारों यूनिट इसमें डिफरेंट है। बाइट्स है, केबी है किलोबाइट, एमबी है मेगाबाइट, टीबी है टेराबाइट। तो अगर आपको जीबी की छोटी वाली फॉर्म पता है, जीबी से छोटी जो यूनिट होती है, तब भी आप आंसर कर सकते हो, और वैसे भी आप कर सकते हो। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है कि 1 GB इक्वल्स टू वॉट। 1 GB किसके बराबर होता है, तो 1 GB बराबर होता है 1024 MB के, 1024 MB के, ठीक है। फिर फर्दर अगर हम 1 MB की बात करते हैं, तो 1 MB 1024 KB के बराबर होता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं 1 TB की, क्योंकि टेराबाइट सबसे बड़ी यूनिट है, तो 1 TB 1024 किसके बराबर होता है, GB के, है ना। तो यहाँ से हमें एक बात क्या क्लियर हुई, यहाँ से हमें क्लियर हुई कि टेराबाइट सबसे बड़ी यूनिट है, फिर गीगाबाइट है, फिर गीगाबाइट एमबी में है, फिर एमबी से छोटी क्या होती है, केबी होती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, 1 GB में कितने आपके जो होते हैं 1024 MB होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द 4th जनरेशन कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन, आपको 5 जनरेशन याद रखनी है कंप्यूटर की, 5 जनरेशन, ठीक है। 5 जनरेशन आपको कंप्यूटर की याद रखनी है, जिनमें फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज होता था, सेकंड में क्या यूज होता था, थर्ड में, फोर्थ में, और अब क्या यूज हो रहा है प्रेजेंट में, ठीक है। तो आपसे यहाँ पर पूछा है 4th जनरेशन के बारे में। 4th जनरेशन में जो कंप्यूटर्स होते थे वो किस पर बेस्ड होते थे, ट्रांजिस्टर पर, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी पर, वीएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर पर, या यूएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर पर। 4th जनरेशन कंप्यूटर आपसे पूछ रहा है किस पर बेस्ड है। तो यहाँ पर हम राइट आंसर देख लेते हैं, होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वीएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। वीएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर ये कंप्यूटर में कब यूज होता था, 4th जनरेशन में, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट कहता है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस एक्सेप्ट फॉर, यानी कि इन सभी में एक को छोड़कर क्या है, सारी इनपुट डिवाइसेस है। इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, जब हम कोई डेटा कंप्यूटर को देते हैं अपनी तरफ से, और जो डेटा हमें कंप्यूटर की तरफ से फाइनली मिलता है वो होता है आउटपुट, और जो हम अपनी तरफ से दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी मशीन के थ्रू दें, वो होती है इनपुट, और जो हमें प्रोसेस होकर डेटा मिलता है वो होता है आउटपुट डेटा। तो जिससे हम इनपुट करते हैं, वो इनपुट करते हैं डेटा को, वो इनपुट डिवाइसेस होती हैं, और वो बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं। आउटपुट की भी अलग अलग डिवाइसेस होती हैं। यहाँ पर पूछा है कि इनपुट की डिवाइसेस हैं सभी एक को छोड़कर, तो वो कौन सी है, क्या वो कीबोर्ड है, क्या वो प्रिंटर है, क्या वो माउस है, या फिर जॉयस्टिक है। आपको बताना है राइट आंसर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि कीबोर्ड से हम टाइप करके इनपुट देते हैं, तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस। माउस से भी हम क्लिक करके इनपुट देते हैं, माउस इनपुट डिवाइस, ठीक है। जॉयस्टिक से भी हम इनपुट देते हैं, ये भी क्या हो जाएगा
आपका इनपुट डिवाइस, जॉयस्टिक को हम गेम खेलने में यूज करते हैं, गेमिंग में। प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या होता है? एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि प्रिंट होकर जो प्रिंट हो रहा है वो प्रोसेसिंग हो रही है और हमें जो फाइनली प्रिंट मिलता है तो वो एक आउटपुट प्रोसेस होता है। जब हमें प्रिंट मिलता है यानी कि कंप्यूटर से हमें कोई आउटपुट मिली है तो प्रिंटर क्या होता है? एक आउटपुट डिवाइस होता है। तो यहाँ पर बाकी तीनों इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट कहता है द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन डैश इज इरेज्ड व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। सिंपल कह रहा है कि इनमें से किस में इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के ऑफ होने पर इरेज हो जाती है। मान लीजिए कोई इंफॉर्मेशन है यहाँ पर और अगर लाइट चली जाती है तो कंप्यूटर हो जाता है ऑफ, है ना, लाइट चली जाए या कंप्यूटर ऑफ हो जाए तो कंप्यूटर ऑफ होने के बाद ये इंफॉर्मेशन यहाँ से इरेज यानी कि डिलीट हो जाती है ऑटोमेटिकली। जैसे ही कंप्यूटर ऑफ, यहाँ से वो इंफॉर्मेशन भी ऑफ यानी कि इरेज्ड। तो वो कौन सी मेमोरी है, इनमें से वो कौन सी चीज है जिससे इंफॉर्मेशन इरेज हो जाती है कंप्यूटर के ऑफ होने पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रैम। रैम क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। रैम क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी का यही मतलब है कि ये टेम्परेरी मेमोरी है। लाइट ऑफ कंप्यूटर को ऑफ करने पर इसमें जो भी डेटा है वो इरेज हो जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मालवेयर इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मालवेयर का नाम आपने सुना होगा। तो मालवेयर जो होता है ये शॉर्ट फॉर्म है मैलिशियस सॉफ्टवेयर की एंड यूज्ड टू रेफर टू। मालवेयर शॉर्ट फॉर्म है किसकी? मैलिशियस सॉफ्टवेयर की। तो ये पूछा है ये किस लिए यूज होता है, किस किस चीज में मालवेयर यूज होता है, आपको ये बताना है। स्पाईवेयर, वॉर्म, वायरस, ये क्या है? मैलवेयर इनमें से क्या है? स्पाईवेयर है, वॉर्म है, वायरस है या फिर ये सभी है, ये आपको बताना है। तो मैलवेयर की फुल फॉर्म याद रखना, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। और इनमें से कौन कौन सा मैलिशियस सॉफ्टवेयर है ये आपसे पूछा है। तो चलिए राइट आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा होगा दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ऑलराइट, यहाँ पर जो मैलिशियस सॉफ्टवेयर है ये तीनों है, स्पाईवेयर, वॉर्म और वायरस, तीनों ही इसमें आएंगे। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइज हमने आज रीजनिंग और कंप्यूटर यानी कि आईटी के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो लाइक कर दें अभी वीडियो को और अपने जाने से पहले वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर कर दें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएँ। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियोस नोटिफिकेशन। सो गाइज दिस इज फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।